सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं होना। बेहोश होने से पहले मुझे ही सोचना, घबराना नहीं। गॉश, तुम डर रही होगी ना। रे, मुझे ऑपरेशन के वक्त साथ होने की इजाज़त दे दो, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। सिकंदर ने स्ट्रेचर पर लेटी रमशा का हाथ पकड़कर झुककर बड़ी बेताबी से रमशा को कहा रहा था, जहाँ रमशा की बड़े मसाइका तासुरात थे। आप चाहते हैं ना मैं ठीक हो जाऊं, मुझे तकलीफ ना हो। ऑफ कोर्स स्वीट हार्ट, मगर लेकिन रमशा ने हाथ उठाकर उसकी बात काटी। बस फिर बात खत्म, क्योंकि अगर आप मेरे साथ ऑपरेशन के वक्त मौजूद हुए तो ज़रा काम खराब हो जाएगा। इसलिए गुड बॉय की तरह आप बाहर बैठकर बिना किसी जज्बातीपन के सबर तहमुल से मेरा इंतजार करेंगे। सिकंदर ने बड़े गुस्से से उसे देखा, फिर सीधा हो गया। सब्र हो तो हम्मुल, ये चीज़ तुम्हारे मामले में मेरे पास हरगिज़ मौजूद नहीं है। रे यार, ये सबसे बड़ा टॉर्चर है। प्लीज़, आई प्रॉमिस मैं कुछ नहीं करूँगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। रही सबर की बात, तो उसे पैदा करें अपने अंदर। अब अगर आपको तसल्ली हो गई हो तो मुझे ही ले जा सकते हैं। 4 दिन तुमसे मैं बात नहीं करूँगा। 2-4 दिन तो मैं वैसे ही नहीं बोल सकूंगी, तो मनाने का सीन तो आप भूल जाए। तुम मेरी फीलिंग्स को हर्ट करती हो। वो अब सीधा हो गया। लेकर जा सकते हैं आप इसे। उसने नर्सिस को इशारा किया। वो कब से उसके हुक्म का इंतजार कर रही थी। रमशा का हाथ उससे अभी तक पकड़ा हुआ था, लेकिन अब छोड़ चुका था। पता नहीं क्यों वो उसे छूटते हुए हाथ पर खुद को बहुत अकेला, बहुत अधूरा महसूस कर रहा था। जैसे उन हाथों की गर्मी को वो फिर कभी महसूस नहीं कर पाएगा। अल्लाह ना करे गुस्से से अपनी बुरी सोच को उससे झटका। दाऊद! सिकंदर एकदम चौंका। रमशा जाते हुए उसे देख रही थी। सर उससे आधा उठा लिया था। सिकंदर ने कुछ कहा नहीं। कर भाग करबू। रमशा की बात पर वो हंसे बगैर ना रह सका। आंखें अंदर अजीब उठते जज्बात पे नम होने लगी थी, जिस पे उससे खुद को ज़बरदस्ती कंट्रोल किया था। पता नहीं ये लड़की वक्त के साथ साथ उसे कमज़ोर कर रही थी, जज्बाती कर रही थी। वो ऑपरेशन थिएटर में घुस गई और वो चलते हुए ऑपरेशन थिएटर के चक्कर काटने लगा। 15-20 मिनट गुजरे ही थे कि उसे अस्पताल की दूसरी तरफ एक अजीब सा शोर सुनाई दिया। अब की बार उसके माथे पे बल आ गए। चेहरे के तासुरात में सख्ती और सरदमेरी आ गई। अब वो रे का सिकंदर नहीं, एक काबू के रूप में चलता हुआ कॉरिडोर की दाएं जाने की तरफ बढ़ा। यहाँ क्या हो रहा है? उसकी धड़ पर जो शोर हो रहा था, एकदम सबके सब फ्रीज हो गए। सबको एकदम सांप सूंघ गया। लीसा ने उसे देखा तो गहरा सांस लेकर उसके सामने आई। बॉस सॉरी, मगर एक इमरजेंसी केस है। उसमें सारा मसला हो गया था। कौन मसला कर रहा है? सिकंदर ने जेबों में हाथ डाले सर्द लहजे में पूछा। तंबू ग्रुप। उसके बॉस ने अपने 15 साला बेटे को इस बात पे पीट डाला कि उसको कैंसर है और वो उसको लेकर आए हैं। वो कहा है कि उसका जल्द से जल्द इलाज करवाएं, क्योंकि वो उस बॉस की एक इकलौती औलाद है। बाकी उसकी बेटियां हैं। उसका गैंग वो किसी और के हाथों थमा नहीं सकता। अब उसके बेटे को होश आया तो उससे जिद लगा दी वो इलाज नहीं करवाएगा। वो अपने फादर से बदला लेना चाहता है। उसका बॉस बोरस मलेशियो है ना? इस बात पे कौन पीटता है? कसूर इस बच्चे का थोड़े ही था। कहाँ है उसका बाप? वो तो अपने बिजनेस टूर पे गया हुआ है। उसके सेकंड कमांड और मेट मैन मौजूद हैं। किस चीज़ का कैंसर है उस बच्चे को? थायराइड का। मसले की बात नहीं है अगर बच्चा इलाज के लिए तैयार हो जाए, मगर वो किसी भी तौर पे रेडी नहीं। उसकी मौत उसके बाप की सबसे बड़ी हार होगी। कहाँ पर है वो? वो उस वक्त उस बच्चे के कमरे में मौजूद खड़ा उसे देख रहा था। दिखने में वो अपनी उम्र से काफ़ी बड़ा और मैच्योर लग रहा था, लेकिन था तो एक बच्चा। नाम क्या है तुम्हारा? आपको जानकर क्या करना है? उस बच्चे की तेजी और सख्ती से कहने पर सिकंदर ने हैरत से अपनी बनमें जरा ऊपर की। उस बच्चे का चेहरा जख्मी हुआ था। उसके जिस्म पे जगह जगह बैंडेज और पट्टी लगी हुई थी। कुछ को तो उससे खींच कर उतार दिया था, जहाँ से रिस्सा खून कब का जम चुका था। जानते हो कौन हूँ मैं? ये तुम्हारे बाप ने सिर्फ तुम्हें बर्दाश्त पैदा करने के लिए पीटा है और तुम्हारे हाथों बस कत्ल ही करवाना सिखाया है। आप गॉड फादर डीमन हैं। उसे सिकंदर को बिना देखे ऐसे ही मगर सख्त लहजे में कहा। वाओ, तो तुम मुझे जानते हो। अगर मुझे जानते हो तो मेरी दहशत का भी अच्छी तरह पता होगा। जी, आपका दूसरा नाम डेविल है, लेकिन आपको मुझसे क्या काम? काम से पहले अपना नाम बताना पसंद फरमाओगे? सिकंदर ने अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए कहा। एलेक्जेंडर मिलेशियो। मिलेशियो। तो सुनो मिलेशियो, तुम अपना इलाज करवाओगे
और मेरा ये हुक्म जो तुम्हें मानना पड़ेगा। अलेक्जेंडर ने तेजी से सर उठाकर देखा, फिर एकदम उसके चेहरे पर तमस्सुस से भरी मुस्कुराहट आई। जब मैं अपने बाप का हुक्म नहीं माना तो आपको लगता है मैं आपका हुक्म मानूंगा? क्योंकि सिकंदर हदीद कह रहा है, और सिकंदर हदीद की सीधी तरह मान जाओ तो उसमें तुम्हारी भलाई है, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं अपना काम करवाने के। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर बोला, मेरी मौत में आपका ही फायदा है। मैं तो मर जाऊंगा, मेरे बाप को भी किसी ना किसी ने एक दिन मार देना है। आपको तो बड़ी आसानी से ये ग्रुप मिल जाएगा, फिर मुझे ठीक करने का आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? तुम्हारे बाप ने तुम्हें मारकर ठीक ही किया है। इंतहा के तुम डरपोक और बुज़दिल इंसान हो, और मैं कमज़ोर और बुज़दिलों से मुकाबला नहीं करता। ये कोई मुकाबला हुआ भला? असल मज़ा तो बराबर की टक्कर से है। इतनी ताकतवर बला को तोड़कर जो आपको राहत मिलती है ना, उसका मज़ा ही अलग है। वैसे तुम अपने बाप से सिर्फ इस बात पे बदला लेना चाहते हो, मुझे वैसे ये वजह हजम नहीं हो रही। उस शख्स ने मेरी माँ को ख़त्म कर दिया था, बहुत बुरी तरह। जब उसे पता चला इस बार भी वो बेटी देने लगी है, दूसरा उसने मेरी 2 बहनों को घटिया घरों के बेच दिया, और मैं कुछ न कर सका, उन दोनों को बचा ना सका। अब तो अब तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे कैंसर हो चुका है। कुदरत पे छोड़ दिया, वो मेरा बदला ले लेगी उस शख्स से। अब तो बस मरने का इंतज़ार है। छोटे से लड़के के मुंह से मौत का लफ्ज़ सुनकर सिकंदर एकदम फ्रीज हो गया। फिर चंद सेकंड से गहरा सांस लेता हुआ बोला, अफसोस हुआ तुम्हारी सोच को सुनकर। अपने भाव से ज़्यादा तुम घटिया हो। इससे नहीं कि तुम अपनी माँ और बहन को बचा नहीं सके, बल्कि इसलिए कि तुम उनके लिए अपने बाप से नहीं लड़ सके, उसका मुकाबला नहीं कर सके। असल बदला ये है कि तुम अपने कैंसर से लड़ो, उससे जीतो, और जीत के बाद अपने बाप से मुकाबला लगाओ। तुम्हारी बाकी बहनें हैं, और भी तुम्हारी फैमिली में उड़ते हैं, उनका क्या बनेगा? उनका अंजाम भी तुम्हारी माँ और बहन जैसा होगा। क्या तुम चाहते हो ऐसा निज़ाम और औरत के साथ ये सलूक चलता रहे? लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बुज़दिल हूँ। मैं भी बाद में अपने बाप की तरह बन जाऊँगा। आखिर मैं उसी का खून हूँ। मेरे हाथों से जुल्म होने से बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। अब की बार वो चीखा। कनपट्टी की नीली रगें तन गई थी। हाथ को इतनी जोर से मुट्ठियों की सूरत भींचा हुआ था कि सारा खून निचुड़ गया। सिकंदर हस्बे मामूल पुरसुकून दिखाई दे रहा था। वो आगे बढ़ा, उससे करीब आया और झुककर उसकी कनपट्टी पे उंगली से दस्तक देते हुए बोला, ये जो तुम्हारे जहन पे तुम्हारे बाप ने सोच ठोकी है, उसे निकालो और अपने जहन से सोचो। तुम्हारी बहनों, तुम्हारी गर्ल्स को तुम्हारी ज़रूरत है। तुम बुज़दिल नहीं हो, तुम कन्फ्यूज हो। तुम्हारे हाथों से जुल्म नहीं, तुम्हारे हाथों से इंसाफ होगा। तुम अपने बाप की तरह नहीं, बल्कि तुम अपनी तरह हो। तुम्हारा अपना वजूद है, तुम्हारी अपनी ताकत है, और तुम्हारी अपनी सोच है। सही और गलत में फ़र्क रखो, और जो दिल कहता है वो करो। और इस वक्त तुम्हारा दिल कर रहा है कि तुम अपने बाप से बदला लो, और वो भी इस तरह जिससे तुम्हारा बाप टूट के रह जाए। ये मसले का हल नहीं। तुम्हारा बाप एक न एक दिन बेटा पैदा कर लेगा। असल हार उसकी तब होगी जब तुम एक मजबूत शख्स बनकर उसकी आंखों के सामने अपनी लड़कियों को इंसाफ दिलाओगे। हर वो काम करो जो उसके खिलाफ जाएगा। बस फिर देखना, हार की लहर तुमने उसकी आंखों में ना देखी और तुम्हें सुकून ना आया तो मेरा नाम भी काबू सिकंदर हदीद नहीं। वो हिप्नोटाइज करने में बहुत माहिर था। वो अपनी बातों के सहर में उस बच्चे को जकड़ चुका था। लेकिन मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ। वो कुछ देर बाद सर उठाकर सिकंदर को देखकर बोला, मेरे मेड मैन बन जाओ, मेरे साथ काम करने लग जाओ, सारे मसले का हल हो जाएगा। बस अपना इलाज करो और बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। क्या मैं ये सब कर पाऊँगा? क्या आप जो कह रहे हैं वो हकीकत में होगा? मैं अपनी ज़ुबान दे रहा हूँ, बाकी तुम पर है कि तुम कितना इन्वेस्ट करते हो। चलता हूँ और अपने इलाज की तैयारी करो। वो कहते मुड़कर जाने लगा तो अलेक्जेंडर ने उसे रोका। बॉस, हाँ, यू आर द एंजल इन डिस्गाइज। इस बात पर सिकंदर के कदम रुक गए। वो शेल्फ पे दाग लग गया है, उसे ज़रा रगड़ कर साफ करो। चिप्स का पैकेट पकड़े दरवाजे के साथ टेक लगाए वो बग को हिदायत दे रहा था। बग जो जोर से स्पंज शेल्फ पे मारती उसे खूनखार नसों से दिख रही थी। पूरा किचन साफ करते हुए वो खुद इतनी गंदी हो चुकी थी। उसका दिल कर रहा था कि ज़मीन पर बैठकर रोने लग जाए। अगर मामा उसको इस होलिये में देख लेते तो उन्होंने रमशा के मामू को वाकई शूट कर देना था। आपके चेहरे पे भी बेतहाशा दाग धब्बे हैं, उससे भी ना तेजाब से साफ कर दूं।
वो जब उससे कहने लगा अब फर्श को साफ करने की बारी है, तब बख्त ने फट कर कहा। अच्छी लड़कियां काम करते हुए नहीं बोलती। अदात ने शरारती अंदाज में कहते हुए कोका कोला का सिप लेते हुए कहा, मैं अच्छी हूँ भी नहीं, बार बार मुझे अच्छी लड़कियां मत बोले। मैं डायन हूँ, चुड़ैल हूँ। बस अगर काम नहीं करवा सकते तो एक अच्छी रीछ की तरह खामोशी से खड़े रहें। मेरे मामू ने एक गिलास पानी तक का नहीं मांगा मुझसे, और ये आदमी मुझसे पूरा किचन साफ करवा रहा है। वो टाँकी मारते हुए हाथ से गमगीन लग रही थी। अदात हंस पड़ा। देखा कैसे मैं लोगों के मुंह से उनकी असलियत उगलवाता हूँ। चलो शाबाश, यहाँ पे मारो। अदात ने अपने पैरों के करीब एक लाल दाग की तरफ इशारा किया। बख्तावर सर पे दुपट्टा दोबारा बांधते हुए उस तरफ आई और टाँकी मारने लगी। जरा जोर से यार, जान नहीं है तुम में। बख्तावर ने गुस्से से वाइपर उसके पाँव पे मारा। अदात उफ करते हुए पीछे हुआ। और जोर से मारूं? अब तुमने ऐसा किया था दोबारा तो सारी रात खड़ा किए पूरा घर साफ करवाऊंगा। मैं आपके बाप की नौकर नहीं हूँ, ना ही मैं आपसे डरती हूँ। जिस तरह का सलूक आप मेरे साथ कर रहे हैं, सरहद सी भनक मेरे मामा को लग गई ना, वो चमड़ी उधेड़ के रख देंगे आपकी। अच्छा, बड़े तीस मारहान हैं आपके मामा, क्या बिगाड़ लेंगे मेरा? वो जब बिगाड़ेंगे ना तो सारी परदादी परनानी याद आ जाएगी। इतने खूबसूरत प्यारे शख्स हैं और सबसे अलग, सबसे मुनफरिद, औरत के खिलाफ जुल्म न बर्दाश्त करने वाले, और यहाँ उन्हीं की भांजी के साथ जुल्म हो रहा है, उन्हें पता ही नहीं है। अदात ने बड़ा चौंक कर वक्त को देखा और फिर अपनी चीज़ें डस्टबिन में फेंकते हुए वो कुछ सोच कर बोला। तुम्हारे मामा की ऐसी क्या बात है जो उन्हें सबसे मोतबर बनाती है? बख्तावर की नज़र में अपने मामा का चेहरा ले रहा है और तो मुस्कुराई। उससे अपनी मामा की बात याद आई जो एयरपोर्ट जाने से पहले उसकी उनसे हुई थी। मामा, मैंने एक बात नोट की, आप आपी को दौलत, जेवर, कपड़ों और ऐसी मालदार चीज़ों से उनका दिल जीतने की कोशिश नहीं करते। इवन आपने अंगूठी भी बड़ी आम से आपी को दी। आई नो ये बड़े नानों की है, मगर आपको नहीं लगता एक लड़की का दिल हीरे से जीता जाता है? एक लड़की का दिल हीरे से नहीं, हीरे जैसे दिल से जीता जाता है। मेरी नज़रों में औरत का दिल जीतना बहुत आसान है। हमने ऐसी चीज़ों पे स्टैंप लगा दिया है, ये दोगे तो आप हीरो बन जाओगे उनकी नज़रों में। अगर उनमें मोहब्बत, खुलूस और इज्जत शामिल ना हो तो ये लाख करोड़ों की चीज़ें मेरी नज़र में बेकार हैं। रे को मेरी मोहब्बत, तवज्जो और सबसे बढ़कर इज्जत की ज़रूरत है। ये तीन चीज़ें ही कीमती हैं, डायमंड्स, महंगे कपड़े या बड़ी गाड़ियाँ नहीं। He is one busy gentleman that honors and adores his woman like she is his last gem. अदात की आंखें इस बात पे अजीब हो गईं और कुछ कहने लगा जब वो फ़ोन कॉल पे चौंक पड़ा। उससे देखा और फिर गला खंखारते हुए बोला, तुम जा सकती हो, मैं बाकी कर लूँगा। रहने दे, सब कर लियो, बस आप अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं। मैंने कहा ना, कर लूँगा, जाओ यहाँ से। वो अब गुस्से से बोला। बख्तावर ने उसे देखा तो गुस्से से वाइपर को फेंका और पैर पटक कर चल पड़ी। अदात ने सर पे हाथ फेरा। हाँ बोलो। कमरे में बड़ी जामिद खामोशी थी, बस सगार का उठता धुआं, हल्की हल्की सांस लेने की आवाज़ें, सख्त नज़रों की तपिश माहौल को खौफनाक बना रही थी। काफ़ी देर सामने मौजूद हदीस सिकंदर की तस्वीर को देखने के बाद खामोशी एक कटीली आवाज़ पे टूटी। $10 मिलियन। शार्प शूटर ने सामने पड़ी तस्वीर को देखकर कहा, वोट $1 मिलियन की डील थी, ये 10 मिलियन कहाँ से आ गए? वो तो सुनकर धाड़ ही उठा। शार्प शूटर के चेहरे पर तमस्सुर मुस्कुराहट आई। बेवकूफ़ समझा है, मैं किसी आम बंदे को नहीं मार रहा, अंडरवर्ल्ड के 5वें नंबर पे आने वाले मॉबस्टर को मार रहा हूँ, जो ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि रशिया का भी बॉस है। फिर भी बहुत ज़्यादा है, और वो रशिया के साथ इतना मुलविस नहीं रहा। अब मुझे बच्चा समझा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट उसने ख़त्म नहीं किया, वो अभी 51% बॉस है। ठीक है, तुम उसे ख़त्म कर दो और उसकी लाश को मेरे पास लेकर आना, और तुम्हारे पास 20 दिन है। याद रहे, सिकंदर हदीद की मौत 20 दिनों में हो जानी चाहिए। सगार का गहरा कश लेते हुए वो बंदों को इशारा करने लगा जो उसको एडवांस रकम देने के लिए लॉकर की तरफ बढ़े। उसी वक्त दरवाज़ा खोलकर मेगन ग्रीन स्लीवलेस शर्ट और वाइट पैंट में चलती हुई अपने बाप के सामने आई। ब्राड ने सर उठा कर देखा, फिर शॉप शूटर को इशारा किया कि वो बाहर जाए, उससे रकम मिल जाएगी। शॉप शूटर ने सर हिलाकर तेजी से सिकंदर की तस्वीर मेगन की नज़रों से छुपाई और उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ हनी, कोई काम था मुझसे?
बड़े प्यार से उससे अपनी लाडली बिगड़ी हुई बेटी से पूछा, जो बबल गम चबाते हुए बोली, मुझे केटामीन ड्रग्स चाहिए। उसकी बात पर ब्रेड एक झटके से देखने लगा। सीरियसली मेगन, अब तुम सिकंदर के गम में ड्रग्स लेना शुरू कर दोगी? आर यू मैड? एकदम मेगन ने अपनी आंखें घुमाते हुए तेजी से कहा, डैड, आपको लगता है मैं इतनी पागल हूँ? बस मुझे चाहिए, अपने लिए नहीं, किसी और के लिए। और ये किसी कौन है? मेरी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को चाहिए। वो ब्राटवा का फौजी है, पूरे 1 करोड़ दे रहा है। मुझे लगा कि आपकी बेटी होने के नाते मैं भी कुछ कमा लूँ। नाम क्या है उसका? और तुम्हारी बजाय मुझसे डीलिंग कर सकता था। तुम इन चक्रों में ना पड़ो तो बेहतर है। मुझे पैसे चाहिए डैडी, आप देते हैं कि नहीं? अच्छा स्वीटी, देता हूँ, मगर खबरदार जो तुम इसे अपने इस्तेमाल में लाई। मेरी बला से तुम्हारे दोस्त नशा करें, मगर तुम नहीं करोगी। उफ, ओके डैडी। और हाँ, आपने सिकंदर से बात की? वो मुझसे मिलना नहीं चाहता, मगर फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द उससे बात करूंगा। आखिर को मेरी प्यारी सी बेटी को दुख पहुंचाया, उससे समझना तो पड़ेगा। तुम महेल से बात करो, वो तुम्हें दे देगा। ओके? लव यू डैडी। उसने आगे बढ़कर बाप का माथा चूमा और चल पड़ी। ब्रेड उसके जाने पर हंस पड़ा। तुम्हारी जिंदगी का काउंटडाउन अब शुरू। सिकंदर हदीद आलम, तुमने मुझे मेरे बाप की तरह कमज़ोर समझा था। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। अब मैं बनूंगा पूरे गैंग का गॉडफादर। वो सिगार को जमीन पर फेंकते हुए स्कॉच का सिप लेने लगा, फिर हंसना शुरू हो गया। रमशा का ऑपरेशन कामयाब हो चुका था। सिकंदर का पूरा जिस्म सुकून से ढीला पड़ गया। बिलाखिर उसकी रे को सारी तकलीफ़ों से निजात मिल गई। अब वो बिना तकलीफ के बड़े आराम से बोलेगी, हंसेगी, लड़ेगी। जब मौका मिलेगा तो उसकी तरह ट्रैम्पल भी करेगी। डॉक्टर से उस रूम में शिफ्ट कर दिया था और कहा था कुछ ही घंटे में उससे होश आ जाएगा, मगर वो बोल 2 दिन बाद ही सकेगी। सिकंदर तो बस इसी इंतज़ार में था कि कब वो आंखें खोले और कब वो अपनी दीवानगी उस पर उठाए, उससे बताए कि वो कितनी बहादुर लड़की है, उसे उसकी खातिर कितना सहा। बस वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाए तो सारी खुशियाँ उसकी झोली में भर देगा। उसके माँ बाप उसकी सबसे बड़ी खुशी हैं, वो उसे भी उसको मिलवाएगा। हाँ, उसको उनके पास रहने भी देगा। इसके लिए उसे रमशा के अब्बू से मार दो या गोली भी खानी पड़े तो खुशी खुशी खाएगा। उनका हक बनता था। कमरे में आए उसे देखने लगा। वो पुरसुकून अंदाज में लेटे सो रही थी। सिकंदर ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उससे करीब आया और हाथों की पुश से उसके गाल सहलाए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू रे। तुम्हारे अम्मी अब्बू तुम पर फख्र करेंगे। तुम बोलोगी देखना। वो तुमको बिना तकलीफ के बोलते हुआ देखकर बहुत खुश होंगे, बहुत ज़्यादा। तुम्हारी खातिर उनसे मार भी खा लूँगा। थैंक यू सो मच। ऐसे से कहते हुए वो झुका, उसके माथे पे प्यार की मोहर सब कर था। वो सीधा हो गया। शुक्राने की नफल अदा कर लूँ, फिर तुमने उठना। अदरवाइज ट्रैम्पल होने के लिए तैयार रहना। वो कहते हुए मुस्कुराया और वॉशरूम की तरफ बढ़ा। उसी पल नर्स, जो उसके वॉशरूम जाने के इंतजार में था, तेजी से दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। उससे रमशा को देखा, वो सो रही थी। उसने बड़ी गंदी नजरों से रमशा को देखा। अगर सिकंदर ना होता तो मेघन के हुक्म पर उससे बर्बाद भी कर देता, लेकिन ये वक्त नहीं था। उससे जल्दी से इंजेक्शन निकाला और रमशा के बाजू को पकड़ा। वो रमशा के बाजू को अजीब अंदाज से छूने लगा, फिर उसने उसे इंजेक्ट किया। बाय बाय स्लीपिंग ब्यूटी। वो मक्कारी से मुस्कुराते हुए उसके गाल को हाथ लगाने लगा। फिर उसे महसूस हुआ सिकंदर ने टैप ऑफ कर दिया है। वो किसी भी वक्त निकलने वाला होगा। वो तेजी से चल पड़ा। उसी पल सिकंदर दरवाज़ा खोल कर बाहर आया। उसने दरवाजे की तरफ देखा, फिर इर्द गिर्द देखने के बाद उसने सोई हुई रमशा को देखा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई अंदर आया था? रे सही कहती है, उसकी वजह से मैं अपना दिमाग ख़राब कर दूंगा। वो दोबारा वापस अंदर चला गया। वो अपनी गाड़ी अंदर लाते हुए साइड पे पार्क कर उतरा। उससे देखा ज़ारून बाहर लॉन में एक्सरसाइज कर रहा था। उसके हुक्म पर वो हमेशा रात और सुबह को वर्जिश करता था। अब तो उसकी सेहत काफ़ी बेहतर होती जा रही थी। पहले जो वो चीखता चिल्लाता था, एकदम उसके आगे दबने शुरू हो गया। उसके अंदर अमर ने इतना खौफ पैदा कर दिया था कि जो वो कहता था वो खामोशी से फटाफट वो काम करता था। सीधा अंदर जाने की बजाय वो उसके पास आया। कितनी देर हुई है तुम्हें वर्जिश करते हुए? ज़ारून उसे देखते हुए मुड़ा। सर। उससे हैरत से अमर को देखा।
अमर ने सर को होले से हिलाया। आप इस वक्त मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दो। सर 10 मिनट। सारे रूटीन को वैसे ही फॉलो किया है जैसे मैंने कहा था। यस सर। शूटिंग की प्रैक्टिस की। यस सर। तबीयत खराबी हुई। नो सर। तफसील से बताओ। अमर ने अपनी बढ़ती हुई लंबी दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए कहा। सर सुबह से लेकर अब तक मैं खुद को रिफ़्रेश फील कर रहा हूँ। ना मुझे रोना आया, ना मेरा दिल खराब हुआ, ना मुझे गैर ज़रूरी नींद आई। हाँ गर्मी लगी तो 3 दफ़ा शॉवर लिया। गुड। ज़रूरत के वक्त लिया करो शॉवर। पागल नहीं बनना है, इंसान बनना है। जी सर। अमर ने अपनी जेब से ट्रक का पैकेट निकाला और सामने ज़मीन पे फेंका। ये देख रहे हो ना, पता है ना क्या है ये? जी सर। तुम्हारी बर्बादी या तुम्हारा सुकून? मेरी बर्बादी। इसे सूंघना चाहते हो या इस पे लानत भेजना चाहते हो? इस पे लानत भेजना चाहता हूँ। ये लो। उससे रिवॉल्वर अपनी जेब से निकाल कर उसे घुमाया। ख़त्म कर दो और खुद को असल में पुरसुकून महसूस करो। ज़ारून ने बिना पहले की तरह हिचकिचाए उससे गन ली और सामने पड़े से बला को बिना काम पे शूट किया। अमर की ट्रेनिंग की वजह से वो काफ़ी बदल गया था। ना सिर्फ वो ठीक हो रहा था बल्कि उसमें डिसिप्लिन आ रहा था। वो खुद को वक्त के साथ खुद को बेखौफ निडर महसूस कर रहा था। गुड जॉब। अब तुम खाना खा सकते हो। याद रहे, ओवर और अंडर ईटिंग नहीं, सही प्रॉपर खाना है। ओके सर, थैंक यू सर। अमर मुस्कुराया। उसकी काली और सफ़ेद आंख फख्र से चमक उठी। उसका कंधा दबक कर बोला। जाओ। वो सरोन से गन लेकर मुस्कुराते हुए घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ा। अंदर पहुंचकर उससे लाइट ऑन की और बिना रुके नाक की सेहत में जलता हुआ तहखाने की तरफ बढ़ा। लंबे बालों को जोड़े में बांधे अपने चेहरे के सख्त तासुरात पे वो काफ़ी खतरनाक दिखाई दे रहा था। उसकी काली और सफ़ेद आंख गहरी सोच में घूमती। नीचे पहुंचकर उससे अपने हाथ झाड़े और फ़ोन की टॉर्च ऑन करके उससे लाइट ऑन की। पूरा तहखाना रोशनी में नहा गया। जंजीरों से बंधा वसीम अपनी आंखें रोशनी की चौपन से खोलते हुए दोबारा बंद कर दिया। फिर उसकी खुश्क होंठों ने हल्की सी जंपिश की। लाइट बंद कर दो। अमर उसे देखता रहा, फिर हंसा। सॉरी बच्चे, तुम्हें उठना पड़ेगा। बेशुमार बच्चों की जिंदगियों में अंधेरा लाने वाले को रोशनी से क्यों चुभन होने लगी? तुम्हें तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद करके खुशी मिलती थी। पैसे की चमकती रोशनी तो तुम्हारी आंखों को सैराब करती थी, तुम्हारे अंधेरे से भरी जिंदगी को उजालों में भरती थी। मगर ये क्या, तुम्हें इन रोशनियों से उलझन हो रही है? ये रोशनी तो तुम्हारा मुकद्दर है यार। इम्प्रेस इट, इंजॉय इट बडी। मुझे नहीं इंजॉय नहीं करना, लाइट बंद कर दो। वो खुश गले को खंखार कर चीखा। अमर हंस पड़ा। नो, अब ये खुली रहेगी और ये तब तक नहीं बंद होगी जब तक तुम अपने कारनामों को मेरे सामने न दोहराओ। जैसे ही तुम अपने कारनामों का, अपने जुर्म का एतराफ़ करोगे, मैं ये अज़ियत ख़त्म कर दूंगा। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? दुनिया मुझे हदाद अजीम के नाम से जानती है, लेकिन तुम मुझे हमारी कहो तो बेहतर है। जेब में हाथ डाले वो लंबे बालों वाले शख्स और कोई नहीं, हुदाद अजीम था। घड़ी को देखा, फिर उससे अपने देखो। 2 घंटे से ऊपर हो गए थे, लेकिन रमशा को होश क्यों नहीं आ रहा था? मुकम्मल होश तो ना आया, कम से कम हल्की सी जंबिश तो करे। ये क्या बेजान शय की तरह लेती है? सिकंदर, इससे ज़्यादा घटिया बात तुम्हारे जहन में नहीं आ सकती थी। खुद को टपट कर वो उठकर रमशा के करीब आया। रे, प्रिंसेस। उससे रमशा का हाथ पकड़कर होले से बुलाया। यार कितना सोगी, उठ जाओ, मैं पागल हो रहा हूँ। रमशा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तुम्हें पता है तुम कितनी जालिम हो? एक दफ़ा उठ जाओ, कैसे सीधा करता हूँ मैं तुम्हें। मेघन को बुलाऊं? उससे शरारत से उंगली से उसके गाल छूते हुए कहा। नॉट फेयर यार, अब तो उठ जाओ, ट्रेम्पल करो मुझे। यार मुझे घबराहट क्यों हो रही है? सो ही रही होगी, अभी तो इसका ऑपरेशन हुआ था, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा हो गया है। पता करता हूँ। मेरी रे को अब तक होश क्यों नहीं आ रहा? तुम तो कह रहे थे कि वो 2 घंटे के अंदर उठ जाएगी, मगर 3 घंटे हो गए। रमशा को होश अभी तक क्यों नहीं आया? बॉस रिलैक्स। समटाइम्स पेशेंट काफ़ी देर से आँख खोलते हैं, एनेस्थीसिया को उन पर ज़्यादा असर हो जाता है। भाड़ में गई तुम्हारी लॉजिक, मेरी वाइफ को चेक करो। नर्स से वो चिल्लाया था। नर्स से आगे बढ़कर रमशा की नब्ज़ से तोलनी चाहिए कि सिकंदर ने उससे गर्दन दबोची। आगे मत बढ़ो, जाओ जाकर डॉक्टर फियोना को बुलाओ। नहीं सर, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं देख लेता हूँ। सिकंदर ने ट्विस्टेड प्लेट निकाल दिया।
अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी बच जाए तो जाकर डॉक्टर फियोना को बुलाओ। उसी पल फियोना अंदर दाखिल हुई। क्या हुआ सिकंदर, शोर क्यों कर रहे हो? और ये क्या, रमशा उठी नहीं? नर्स मेडन के चेहरे पे पसीना आ गया। रे आंखें नहीं खोल रही। तुम लोगों ने कहा था वो 2 घंटे में उठ जाएगी, 3 घंटे होने वाले हैं। फियोना का चेहरा सफ़ेद हो गया। क्या मतलब? सिकंदर? सिकंदर साकित हो गया। फियोना तेजी से रमशा के पास आई, उसकी नब्ज़ टोली और पीछे ही। इमरजेंसी, रमशा को किसी ने केटामिन इंजेक्ट कर दी है। सिकंदर को लगा वो सांस नहीं ले सकेगा। इस ड्रग से तो रे की जान जा सकती थी। नहीं नहीं नहीं। उससे अपनी गर्दन और सीने पे हाथ फेरा। उसको अंदर इतनी तंगी और घुटन महसूस हो रही थी जिससे वो सांस नहीं ले सकेगा। जाओ फौरन डॉक्टर्स को बुलाओ, फौरन, फियोना चाहिए। सिकंदर तेजी से रमशा की तरफ आया। नहीं, प्लीज नहीं। आंखें खोलो रे, मुझे अजियत मत देना। सिकंदर, इसे पलटाना पड़ेगा। सिकंदर, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं आग लगा दूंगा सारी दुनिया को, सबको खत्म कर दूंगा। इस सर से बड़ी धार से तो पूरा हॉस्पिटल हिल गया था। सिकंदर टर्नर। सिकंदर ने कांपते हुए हाथों से उल्टाया। फिर वो दोबारा उसे वापस पोजीशन में लाने लगा कि फियोना ने उसे रोका। नहीं, इसकी सांसें रुक जाएंगी। काबू, पागल मत बनो। इसे सीपीआर देना वरना ये मर जाएगी। नहीं, इसे कुछ नहीं होगा। रे आंखें खोलो रे। वो बिल्कुल रोने वाला हो गया। इतने में 3-4 डॉक्टर्स भाग कर आए। इसको सांस नहीं आ रहा, सीपीआर पहले देते हैं उसके। सिकंदर को पीछे धकेला गया। वो आगे उसके पास आना चाहता था लेकिन वो उससे बिल्कुल दूर जा रही थी। 1 मिनट वो उसके करीब थी, बिल्कुल ठीक, और दूसरे पल मुझे इससे दूर मत करो। वो बाल खींचते हुए चीखा। वो उनके दरमियान आना चाहता था लेकिन वो उससे रोक रहे थे। रे की जिस्म में हल्की सी भी जंबिश नहीं हो रही थी। सिकंदर के मुंह से दर्द भरी सिसकी निकली। सर प्लीज़ सो रहे, मैम की जान को खतरा है, डॉक्टर कैब ने उसे तेजी से कहा। सिकंदर ने उसका कॉलर पकड़ा। जल्द अज जल्द इसको होश में लाओ, चाहे इसे मेरा खून देना पड़े, मेरी सांसें देनी पड़े, मेरे जिस्म के एक एक अज़ू को देना पड़े, मैं दूंगा, लेकिन इसको ठीक करो। उसकी आंखें लाल हो गईं और उनसे आंसू बहे जा रहे थे। उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी, परवाह थी तो उसकी रेही। रमशा को अब सीधा लेटाकर ऑक्सीजन मास्क लगाया गया था। फियोना ने एक लम्हे सिकंदर की हालत देखी तो उसे तरस आया। वो घुटने के बल गिर चुका था और रो रहा था। वो मजबूत, खतरनाक और बहादुर काबू रो रहा था। प्लीज़ रे, मुझे बचा लो, प्लीज़, मैं मर जाऊंगा। सिकंदर प्लीज़ बाहर चले जाओ, तुम अपने आप को तकलीफ दे रहे हो। सिकंदर ने फियोना को गुस्से से देखा, फिर वो खड़े होकर चीखा। मैं यहाँ मर रहा हूँ और तुम कह रही हो मैं तकलीफ में हूँ। वो उससे कहते हुए रमशा के पास आया। रे प्लीज़, तुम ज्यादती कर रही हो। तुमने कहा मैं नमाज पढ़ना शुरू कर दूँ, मैंने शुरू कर दी। तुमने कहा मैं शराब पीना छोड़ दूँ, मैं वो भी कर चुका। तुमने कहा मैं किसी को बिला वजह ट्रैम्पल ना करूँ। आज के दिन मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। सारे काम मुझसे करवाकर अब तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। ये चीटिंग है। प्लीज़ मेरे साथ इतना जुल्म मत करो। दुनिया ने कम ज्यादतियाँ की हैं मेरे साथ। रे उठो, ओपन योर डैम आइज, गिव मी एन ऑक्सीजन, आई कांट ब्रीथ। रमशा प्लीज़, हाथ जोड़ता हूँ मैं तुम्हारे, पैर पकड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। रे मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, सब कुछ। उसकी बर्दाश्त खत्म हो गई और वह रमशा के कंधे पर सर रख के बच्चों की तरह रोने लगा। प्लीज़ मुझे सोफ़ी और मम्मी की तरह छोड़कर मत जाओ, प्लीज़। तुम्हें परेशानी तो नहीं हुई ना? चाचू ने ठीक से ख्याल तो रखा ना तुम्हारा? दुरायना कपड़े बैग से निकालते हुए सामने बिस्तर पे बैठी पक्ष से बोली, जो पेपर सॉल्व कर रही थी। बख्तावर ने दुरायना की बात पे सर उठाया। सच बोलूं अभी, या आपका दिल रखने के लिए झूठ बोलूं? दुरायना एकदम रुक कर उससे दिखने लगी। कुछ हुआ था मेरे पीछे, सच सच बताना, मैं किसी को नहीं बख्शूंगी। आप ही, क्या आपके चाचू ने कभी आपसे किचन साफ करवाया है? दुरायना ने हैरत से देखा। क्या मतलब? आप बस बताए ना। बख्तावर पेन को घुमाते हुए आम से लहजे में उनसे पूछने लगी। नहीं, वो कमरे से बाहर निकलते तो कोई काम हमसे करवाते। मेरे टाइम पे ये आदमी को अपने सो कॉल्ड गार से ज़रूर निकलना था। ज़रूर मेरी छोटी उम्र और अकेलेपन का फ़ायदा उठाया उसने। वो सोच में पड़ी, फिर बोली, अच्छा तो क्या उन्होंने आपको ज़बरदस्ती लाइट बंद करवा के हॉरर मूवी दिखाई है?
डोंट टेल मी, चाचू ने ये 2 काम तुमसे करवाए हैं? मैं अभी उन्हें बताती हूँ। वो जाने लगी जब भक्त ने दुरायना को रोका। अरे अरे बैठी तो सही, अभी तो और भी बहुत कुछ बताना है। हाँ बताओ, फिर मैं उनकी अच्छी तरह से खबर लेती हूँ। फिर ऐसे सवालों के जरिए भक्त हुदाद की FIR कटवा चुकी थी। दुरायना लब दबाए सुनती गई। बस कल शायद मेरा मुंह बंद करने के लिए मेरे लिए आइसक्रीम और बर्गर ले आए। अब आप ही बताएं, आप ही ऐसा कोई छोटी बच्ची के साथ करता है? उससे बिल्ली जैसे आंखें निकालकर दुरायना से पूछा। ये काम वो सिकंदर के साथ किया करती थी जब उसे किसी की कुटाई लगवानी होती थी। हन्नान को क्यों नहीं बताया? एक तो हन्नान भी ना अकेले तुम्हें छोड़ दिया। चाचू पे मुझे तो हैरत हो रही है। समझ आ गई, उन्होंने इसलिए ऐसा किया होगा ताकि मैं ऐसी रिक्वेस्ट उनसे दोबारा ना करूं। तुम्हें मुझे कॉल करके बताना चाहिए था चंदा। अब बैठो, अभी सेट करती हूँ चाचू को। अरे नहीं आप ही, वो बहुत गुस्से वाले हैं। पता है क्या कहते हैं, अगर किसी को बताया तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। दुरायना का गुस्से से चेहरा ही सुर्ख हो गया। बेचारे सिकंदर भैया ने इतबार करके अपनी भक्त को छोड़ा कि हमारी मिश्री का इलाज करवाने गए हैं और एक मेरे चाचू बस अपने गम में सबको पीसते रहेंगे। दुरायना ने आगे बढ़कर बख्तावर को अपने साथ लगाया, उसका सर चूम कर बोली, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। अगर तुम्हें कोई कुछ कहेगा तो मैं उससे नहीं छोड़ूंगी। हाँ वो शख्स मेरे चाचू ही क्यों ना हो। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं चाचू की तरफ से। अरे आप सॉरी मत होइए, मैं तो बस आपको बताना चाहती थी कि शायद वो दिल के बुरे ना हो। आप लोगों के साथ भी ऐसा सलूक किया हो। अक्सर ऐसे घर के भाई और चाचू वगैरह तंग करते रहते हैं। अपने प्लान को कामयाब देखकर वो खूब डांस करना चाहती थी, मगर अदाकारी को फिलहाल कायम रखना था, वरना फिर क्या फ़ायदा ऐसे ड्रामे का जिसमें हदात को चंद बातें न सुनाई जाए। तंग करना तो अलग है, ये तो सरासर बेइज्जती है। मैं तुम्हें अपने साथ ही ले जाती। है लूँगी मैं खबर, सबसे पहले तो अपने मियाँ की ही लूँगी। क्या बुराई हो रही है मेरी? हन्नान कमरे के अंदर दाखिल होते हुए उसके आखिरी जुमले को सुनकर शरारत से वक्त से पूछने लगा। नहीं नहीं हानी मामा, आप ही तो आपकी तारीफ ही कर रही थी। वैसे इस वक्त आपको घर में देखकर अजीब लग रहा है। वक्त मुस्कुराकर हन्नान को देखते हुए बोली। क्यों भाई, घर में ही होता हूँ। ये मेरी बीवी से पिटाई लगवाने का इरादा तो नहीं है आपका? इनको छोड़ें, वैसे हानी मामा वेरी बैड। आपने एक तो बड़ी सादगी से शादी की आप ही से। मामा ने तो चले मेरी जिद पर अच्छा सा वलीमा करवा लिया, आप तो उनसे भी 2 हाथ आगे निकले। इरादा कब का है? और आप ही को कहें लेकर नहीं गए। ये भी छोड़े, आपने क्या अपने काम से शादी की है या आप ही से? ये तो आज आपको घर पे देखकर हैरत ही होनी थी। किसकी हैरत को ललका रही हो वक्त, जिन्हें कोई एहसास नहीं किसी का। नुराइना रूठेपन से कहते हुए अलमारी की तरफ बढ़ी। ओहो, यहाँ तो पूरा केस बना हुआ है। और लड़की, तुम मुझे अकेले में नहीं कह सकती थी, मेरी प्यारी सी बेगम के सामने कहना जरूरी था। नहीं तो आप मौजूद हो तो कहूँ, नजर ही आ जाए, वरना सारा दिन बाहर। हाय कहीं आप ही इन्होंने दूसरी शादी नहीं कर ली। नुराइना ने झटके से हन्नान को देखा। हन्नान तो बुखला गया। तौबा इस्तग़फ़ार, क्या बोल रही हो तुम? सिकंदर सही कहता है, शैतान की हाला हो। हन्नान ने बख्तावर को घूरते हुए गुस्से से कहा। नहीं, गलत क्या कहा है इससे? जरूर इनकी आप ही ने करवा दी होगी शादी। मुझे तो वैसे ही नापसंद करती हैं वो। बख्तावर बीबी, यहाँ से आपको फौरन जाना होगा, वरना मैं आपका कीमा बनाने पर मजबूर हो जाऊंगा। हन्नान को बहुत गुस्सा आया। उंगली उठाकर उससे वक्त को तेज नजरों से देखते हुए अपनी नाराज बीवी को देखा। आप बेशक मेरा कोरमा बना दे हानी मामा, मगर आप ही के लिए मुझे स्टैंड तो लेना है। ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। अब आप पर है अपनी ड्यूटी या अपनी बेगम। हन्नान ना चाहते हुए भी हंस पड़ा। बख्तावर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दुराना ने उलझकर दोनों के अंदाज को देखा। मैं जा रही हूँ और आज की तारीख में आप हरगिज़ ड्यूटी पर नहीं जाएंगे, वरना मैं आपके बॉस को कॉल करने पे मजबूर हो जाऊंगी। खुश रहें और खुश रखें इन्हें। तुम बिल्कुल नहीं सुधरोगी नानी माँ। जाओ, अब तुम कबाब में हड्डी तो ना बनो। वो बोलते हुए दुराना के करीब आया। अरे सब्र कर जाए, अब इतनी भी क्या बेताबी, जाने तो दें बच्ची को। वो हाथ अपनी आंखों पे रखते जल्दी से किताब उठाकर यहाँ से भागी। अब तुम मुझे बताओ, मैं क्या करूं उस लड़के का? ब्रूटस तो अपना फ़ोन नहीं उठा रहा, पता नहीं किस मुसीबत में मुझे फंसा दिया है। उसे तहखाने में बंद किया है, उसे मैंने वहीं लाइट सा टॉर्चर देता हूँ। ज़ारोन की प्रोग्रेस काफ़ी पॉजिटिव है। ब्रूटस ने कहा था वो उसके हवाले से बॉस से बात करेगा, फिर उसको और उसके घर वालों के हवाले कर दिया जाएगा। वो हंसा। 3 महीने लग गए मुझे उस बच्चे को सीधा करने में, और तुम कहते हो आसान काम था।
क्या आसान काम है? अदात तेजी से मुड़ा, बख्तावर किताब सीने से लगाए उससे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखी जा रही थी। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ओके? उससे कहते हुए फ़ोन बंद किया। वो कुछ कहने लगा था जब बख्तावर उससे पहले ही बोल बैठी, एक बात पूछूं आपसे? जी कहिए, क्या पूछना है आपने मुझसे? हसवे तवक्कुफ नॉर्मल लहजे में उसे नरमी से देखते हुए बोला, आप मुझे फारिग लगते हैं और नहीं भी लगते।